हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है महाजनपदों का उदय। आज की क्लास में हम लोग महाजनपद देखेंगे कि कौन कौन से महाजनपद छठी शताब्दी ईसा पूर्व उदय हुए, उनके राजा कौन कौन थे, इस बारे में बात करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कृषि की नवीन तकनीक तथा लोहे के प्रयोग के कारण अधिशेष उत्पादन होने लगा। कृषि अधिशेष से व्यापार एवं वाणिज्य को बल मिला, जिससे दूसरी नगरीय क्रांति आई। इस कारण उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। हमने पढ़ा था उत्तर वैदिक काल में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने वैदिक काल की, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल की 2 क्लासेस हैं जो आप लोगों ने अगर नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे जनपदों का विकास हुआ और आपको आगे पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है। और जैन और बौद्ध धर्म की क्लासेस भी हम कर चुके हैं, उसके क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको कर लीजिएगा। अब उत्तर वैदिक काल के जो जनपद थे वो महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। क्यों? क्योंकि व्यापार और वाणिज्य बढ़ गया। जब धन की आवाजाही बढ़ती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो ही कहीं पर विकास होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात बनती है कि महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ कहाँ पर मिलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, तो बौद्ध ग्रंथ जो है 2 हैं जहां पर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। एक तो अंगुत्तर निकाय है, दूसरा महावस्तु है। और जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसे कि भगवती सूत्र कहते हैं। भगवती सूत्र में किसका उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जो 16 महाजनपद थे उनमें से सबसे शक्तिशाली कौन थे? मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे महाजनपद और उनकी राजधानियां। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं महाजनपद का, और उसको आपकी राजधानी आपको उसकी टिक करनी रहती है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी। राजगृह का ही दूसरा नाम पाटलिपुत्र। ठीक है, बाद में इसका नाम पाटलिपुत्र भी हो गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसी को आधुनिक पटना भी कहते हैं। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, उज्जैनी या महिष्मती। ठीक है, वज्जी को वैशाली कहते हैं। कौशल की श्रावस्ती, काशी हम सब जानते हैं वाराणसी है। अंग देश की जो राजधानी होती थी उसको चंपा कहते थे। ठीक है, मल्ल की जो राजधानी थी वो कुशीनगर थी। वैसे मल्ल गणराज्य था, 2 भागों में विभाजित था। एक की राजधानी कुशीनगर थी जिसे कुशीनारा कह रहे हैं, और दूसरे की राजधानी पावापुरी थी। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने अपना त्याग किया था और पावापुरी में महावीर स्वामी ने किया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चेदी की राजधानी थी श्रोथीवती या श्रोथीमती भी इसको कह देते हैं। वत्स कौशाम्बी। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर थी, ये हम सब जानते हैं। मत्स्य की राजधानी कौन थी? विराटनगर थी। पांचाल, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल 2 भाग थे इसके। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो कौन था? अहिछत्र था। और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी है वो कामपिल्य थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सूरसेन की राजधानी, जिसे सूरसेना भी कह देते हैं कभी कभी, इसकी राजधानी मथुरा थी। ठीक, ये मथुरा कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज की राजधानी राजपुरा या हाटक। हाटक भी अगर कभी ऑप्शन में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। कंबोज की राजधानी हाटक थी। और अशमक जो है उसकी राजधानी पोतन या फिर पैठन या फिर पोटली, ये तीनों एक ही नाम है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए वही बात यहाँ पर आ गई कि महाजनपद के 2 भाग थे। एक की राजधानी कुशीनगर तथा दूसरे की पावापुरी थी। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, जबकि पावा में महावीर स्वामी को। ठीक है, हस्तिनापुर बाढ़ में नष्ट हो जाने पर राजा निचिक्षु ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। बुद्ध काल में उदयन वहां का प्रसिद्ध राजा था। बुद्ध के काल में उदयन कहाँ का राजा था? कौशाम्बी का राजा था। तो क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से बनता है कि महात्मा बुद्ध के समकालीन राजा कौन था? तो आपको नाम दे दिया जाएगा उदयन, अशोक, अजातशत्रु, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उदयन। ठीक है, अशमक गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम बताइए, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा अशमक। अशमक की राजधानी थी पोटली या पोटन।
ठीक है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। महाजनपदों में केवल अशमक ही नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला प्राचीन काल में विद्या एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। तक्षशिला झेलम तथा सिंधु नदी के मध्य में स्थित था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यूपी पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि तक्षशिला कौन सी नदियों के बीच में स्थित है, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा झेलम और सिंधु नदी। मगध, काशी, वज्जी, वत्स, सूरसेन, कौशल महाजनपदों का संबंध महात्मा बुद्ध से है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से बनता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित महाजनपदों का नाम बताइए। तो ये जो महाजनपद है, मगध, काशी, वज्जी, वत्स, सूरसेन और कौशल, इनका संबंध किससे था? बुद्ध के जीवन से था। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से मगध का उत्कर्ष हुआ। ठीक है, महाजनपदों में मगध, वत्स, कौशल एवं अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। इनमें मगध और अवंती ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। अंततः मगध ने अवंती पर भी अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर ली, अर्थात मगध ने अवंती पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। योग्य शासकों एवं मंत्रियों के योग्य नेतृत्व ने मगध के उद्भव की प्रक्रिया को आसान बना दिया। मगध पर क्रमशः हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश ने शासक किया। तत्पश्चात मौर्य वंश की स्थापना हुई। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मौर्य वंश से पहले मगध पर कौन कौन से वंश ने शासन किया, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हर्यक वंश की स्थापना कब हुई? हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व हुई थी और इसका शासनकाल मगध पर कब से कब तक रहा? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। ठीक है, बिंबिसार 544 से 492 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक उसने मगध पर शासन किया। इस वंश का जो प्रथम शक्तिशाली शासक था वो बिंबिसार था। बिंबिसार का एक और नाम है जिसे कि श्रेणिक कहते हैं, उसे श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता था। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। तो अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। तो मगध की हमने राजधानी पढ़ी थी राजगृह, लेकिन मगध की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन बने गिरिव्रज ऑप्शन में हो तो आप लोग गिरिव्रज लगाओगे, राजगृह, पाटलिपुत्र या उसे आधुनिक पटना भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। बिंबिसार की प्रथम पत्नी कौशल देवी कौशल देश के राजा प्रसेनजीत की बहन थी। दूसरी पत्नी जो थी बिंबिसार की, लिच्छवी की राजकुमारी चेलेन्ना थी। तीसरी भद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है यूपी पीसीएस के एग्जाम में। इसमें मैचिंग वाले क्वेश्चन आए थे। जो ये क्वेश्चन था वो मैचिंग वाला बना था। इसकी पत्नी के नाम दे दिए गए थे और पत्नियों के तीनों नाम को मैच करना था किससे? उनके घरानों से, उनके राजघरानों से। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा कि इनकी पत्नियां किस कुल से बिलोंग करती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरी भद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। वैवाहिक संबंधों के बदले कौशल से काशी प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और कौशल देश के राजा कौन थे? प्रसेनजीत थे, इसको भी याद रखना। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का समकालीन तथा बौद्ध धर्मानुयायी था। उसने बौद्धों को बेलवन नामक वन दान में दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे जो अगला राजा बनता है वो होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का पुत्र था। अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना था। कौन? अजातशत्रु, जो कुणिक नाम से जाना जाता था। इसको कुणिक नाम से भी जानते थे, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। उसे काशी तथा वज्जी संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अजातशत्रु ने 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था, या ये कहें कि उनका आविष्कार किया था। उनका नाम था रथमूसल और महाशिलाकंटक। ये इसने प्रयोग किए थे या इनका आविष्कार अजातशत्रु के द्वारा ही किया गया था। इनको भी ध्यान रखिएगा। रथमूसल, अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो बाहुबली, तो बाहुबली में वो भल्लाल देव का जो रथ होता है उसको एक तरीके से रथमूसल कहा जा सकता है। और महाशिलाकंटक जो बाहुबली बड़े बड़े पत्थर के गोले यूज कर रहा था कालके की सेना के ऊपर, उनको कह रहे हैं हम महाशिलाकंटक, वो हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे।
उसके शासनकाल के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अजातशत्रु के शासनकाल के कौन से वर्ष में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा 8वें वर्ष में। बुद्ध के अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया था। इसी काल में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया था। यदि आपने बौद्ध धर्म की क्लास देखी हो तो बौद्ध धर्म में हमने चारों बौद्ध संगीतियों की चर्चा की है। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में किया गया था, दूसरी का आयोजन वैशाली में किया गया था और तीसरी का आयोजन पाटलिपुत्र में, चौथी का कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। हमने विस्तृत रूप से उस क्लास में इसके बारे में चर्चा की है। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो क्लास को आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अगला है उदयन। उदयन ने 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया और अजातशत्रु की हत्या करके उदयन मगध का शासक बना था। उदयन कौन था? अजातशत्रु का पुत्र था। पुराणों में एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र बसाया, जिसे कि कुसुमपुरा भी कहा जाता है, और उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्मावलंबी था, अर्थात जैन धर्म को मानने वाला था। ध्यान रखिएगा। तो हर्यक वंश में 3 प्रमुख राजा हुए। पहला है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु और तीसरा है उदयन। बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाला, शत्रु भी बौद्ध धर्म को मानने वाला था और उदयन जैन धर्म को मानने वाला था। उदयन ने क्या किया? उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे शिशुनाग वंश। तो मगध पर जो दूसरा वंश स्थापित हुआ वो है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व की गई और इसका शासनकाल चला 344 ईसा पूर्व तक। तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स पर अधिकार करके उसे मगध राज्य में मिला लिया। उसे जनता द्वारा चयनित शासक माना जाता है। शिशुनाग ने वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि शिशुनाग की 2 राजधानी थी, एक तो पाटलिपुत्र और दूसरी वैशाली। किसको? वज्जियों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए। ठीक है। उसके बाद अगला शासक जो है वो आता है कालाशोक। कालाशोक का नाम पुराण तथा दिव्यावदान में काकवर्ण मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। काकवर्ण नाम से भी जाना जाता है किसको? कालाशोक को। और कालाशोक के काल में क्या हुआ था? बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन या फिर नंदीवर्धन या महानंदिन था। इसको ध्यान रखिएगा। कालाशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। इसका भी ध्यान आप लोग रखेंगे। और क्लास में बार बार कह रही हूँ, बौद्ध संगीतियों से क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग बौद्ध संगीतियों वाली क्लास देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंदवंश। नंदवंश की जो स्थापना है 344 ईसा पूर्व में हुई और 322 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद एक शूद्र शासक था। इसे पुराणों में महापद्मनंद को सर्व छात्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव परशुराम का अवतार भी कहा गया है। एक विशाल साम्राज्य स्थापित करके उसने एक राट एक छत्र की उपाधि धारण की थी। महापद्मनंद के 8 पुत्रों में जो धनानंद था वो सिकंदर के समकालीन था। इसको ध्यान रखिएगा। ग्रीक लेखों में इसे अग्रमीज कहा गया है। किसके लिए कह रहे हैं अग्रमीज? महापद्मनंद के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। धनानंद के समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। मौर्य वंश को हम लोग विस्तार पूर्वक अगली क्लास में पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। सूत्रकालीन सभ्यता देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व का काल सूत्र काल कहा जाता है। सूत्र साहित्य की रचना वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तथा संक्षिप्त करने के लिए की गई है। अष्टाध्यायी वेदेतर संस्कृत साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचना है। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी है, जिसके के रचनाकार महर्षि पाणिनि है। ध्यान रखिएगा। सूत्रकालीन सभ्यता की जानकारी सूत्र साहित्य से प्राप्त होती है। सूत्र काल तक
आते आते वर्ण जातियों में परिवर्तित हो गए थे। तो क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार बनता है कि वर्ण जातियों में किस काल में परिवर्तित होना शुरू हुए या परिवर्तित हुए, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा सूत्रकाल में। और सूत्रकाल कब से कब तक है? सूत्रकाल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के काल को क्या कहा जाता है? सूत्रकाल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। सूत्रों को समाज में अत्यंत निकृष्ट तथा आधार विहीन वर्ग माना गया। उन्हें अध्ययन, यज्ञ, मंत्रोच्चारण आदि का अधिकार नहीं था। सूत्रकाल में अस्पृश्यता का भी उदय हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चांडाल अस्पृश्य माने जाने लगे जो नगर के बाहर निवास करते थे। इनकी उत्पत्ति प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप मानी गई है। प्रतिलोम विवाह क्या होता था? प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की कन्या होती थी और निम्न वर्ण का पुरुष होता था, तो इस प्रकार के विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। ठीक है, सूत्रकाल में इसको ध्यान रखिएगा। वर्ण व्यवस्था के साथ साथ सूत्रकाल में चारों प्रकार के आश्रमों तथा पुरुषार्थों का विधिवत वर्णन मिलने लगा। इसके साथ ही गृह सूत्र में 16 प्रकार के संस्कार तथा 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। तो वर्ण व्यवस्था के साथ साथ सूत्रकाल में 4 प्रकार के आश्रम भी आ गए। हमने वैदिक काल में पढ़ा था, वो भी उत्तर वैदिक काल में, कि उत्तर वैदिक काल में 3 प्रकार के आश्रमों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, लेकिन चौथे प्रकार के आश्रम का, जिसको कि संन्यास कह रहे हैं, उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ से मिल रहा है कि चौथे प्रकार के आश्रम संन्यास का स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सूत्रकालीन सभ्यता में मिलता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आश्रम व्यवस्था को देखते हैं। प्राचीन काल में शास्त्रकारों द्वारा जीवन की अवधि 100 वर्ष मानकर उसे 4 भागों में बांटा गया था। ये 4 भाग 4 आश्रम कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल तक केवल 3 आश्रम तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ ही अस्तित्व में थे। सूत्रकाल में इसमें एक और आश्रम संन्यास भी स्थापित हो गया। पहला देखेंगे, पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। यह जन्म से 25 वर्ष तक होता था। इसमें उपनयन के पश्चात बालक विद्या अध्ययन हेतु गुरुकुल जाता था, अर्थात बालक को हॉस्टल भेज दिया जाता था। अगला है गृहस्थ आश्रम। 25 से 50 वर्ष तक की आयु के मध्य होता था। इसके अंतर्गत विवाह, संतानोत्पत्ति, बच्चों का लालन पालन किया जाता था। उसके बाद अगला आता है तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। यह 50 से 75 वर्ष तक माना जाता था। इसके अंतर्गत गृहस्थ आश्रम के अपने कर्तव्यों को त्याग कर वन गमन करना पड़ता था, जहां इंद्रिय संयम तथा स्वाध्याय किया जाता था। अगला आता है संन्यास आश्रम। यह 75 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक था। इसमें समस्त सांसारिक बंधनों रहित होकर व्यक्ति मोक्ष हेतु प्रयत्नशील रहता था, जिसके लिए मुक्त वह संन्यास ग्रहण करता था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये 4 प्रकार के आश्रम हो गए। अब हम महाजनपद काल की आर्थिक स्थिति देखने जा रहे हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यवसायियों ने अपने अपने संगठन बना लिए थे, जिसे श्रेणी कहा जाता था। तो व्यवसायियों के संगठन को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी एक ही कार्य करने वाले लोगों का समूह था, जिसका प्रमुख श्रेष्ठिन शेट्टी अथवा ज्येष्ठक या जेठक कहा जाता था। व्यापारियों की श्रेणी का प्रधान सार्थवाह होता था। विभिन्न श्रेणियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए भंडारिक नामक पदाधिकारी होते थे। भारत के प्राचीन सिक्के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही प्राप्त होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करिएगा आप लोग। जिन्हें आहत सिक्के या पंचमाग्ड कॉइन्स कहा जाता था, जो चांदी के होते थे। बौद्ध ग्रंथों में सिक्कों के लिए कहापण अथवा कर्षापण का उल्लेख मिलता है। शिल्पियों एवं व्यापारियों से कर वसूला जाता था। शिल्पियों से महीने में 1 दिन बेगार या विष्टि करवाया जाता था, मतलब उन्हें उस दिन जो उनका मेहनताना होता था वो नहीं दिया जाता था। चुंगी वसूलने वाला अधिकारी शौल्किक या शुल्काध्यक्ष कहलाता था। पहली बार इस काल में वास की भूमि और कृषि की भूमि अलग हुई। वास की भूमि और कृषि की भूमि अलग हुई, अर्थात बस्तियां बनने लगी कि रहने के लिए, घर के लिए, जैसे हम आजकल कॉलोनी की व्यवस्था होती है उस तरीके से, और इंडस्ट्रियल एरिया हटके होता है, वहाँ से खेती की जो भूमि होती है वो अलग होती है, वो महाजनपद काल में होना शुरू हुआ। भूमि की माप की इकाई निवर्तन कहलाती थी। व्यापार की वृद्धि के लिए पर्ण सिद्धि संस्कार किया जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा यमुना के दोआब एवं बिहार के आसपास के क्षेत्रों में द्वितीय नगरी क्रांति हुई। रामायण में मगध के लिए वसुमती शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर कभी क्वेश्चन बने कि रामायण में मगध के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा वसुमती। अब हम लोग देखने जा रहे हैं विदेशी आक्रमण।
तो पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ भारत पर वो था ईरानी आक्रमण। भारत में प्रथम विदेशी ईरान के हखमनी वंश के राजाओं ने आक्रमण किया था। इस वंश के संस्थापक कौन था? हखमनी वंश का संस्थापक साइरस था, जो कि 558 से 530 ईसा पूर्व तक शासन किया उसने। इस वंश पर ने भारत पर आक्रमण का पहला असफल प्रयास किया था। भारत पर सफल आक्रमण साइरस के उत्तराधिकारी दारा प्रथम या दरेवहू, जो कि 522 से 480 ईसा पूर्व तक राजा था, ने किया। उसने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों को अधिकृत किया। सिकंदर के द्वारा 331 ईसा पूर्व में दारा तृतीय को पराजित करने के साथ से भारत से ईरानी अधिकार समाप्त हो गया था। अगला है यूनानी आक्रमण। तो यूनानी आक्रमण क्या है? भारत पर प्रथम यूनानी आक्रमण सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व खैबर दर्रे को पार करके किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत पर सिकंदर ने कब आक्रमण किया? तो आपका आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। किस रास्ते से किया था? खैबर दर्रे के रास्ते से किया था। आक्रमण के समय तक्षशिला का जो शासक था उसका नाम क्या था? अंबी था। उसने क्या किया था? समर्पण कर दिया था। उसका सबसे प्रसिद्ध युद्ध झेलम नदी के तट पर राजा पोरस के साथ हुआ था। याद रखिएगा इसको। इसे वितास्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। तो वितास्ता का हमने वैदिक काल में नाम पढ़ा था। झेलम का जो वैदिक नाम है, वैदिक युग का जो नाम है वो वितास्ता है। ठीक है। इसमें पोरस की पराजय हुई थी। वितास्ता के युद्ध को हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच में पड़ता था। भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी और अंत में सिकंदर विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग। लगभग 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में उसका निधन हो गया था। सिकंदर भारत में कितने वर्षों तक रहा था? 19 वर्षों तक रहा था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से ये महाजनपद काल की हमारी थ्योरी कंप्लीट हुई। अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। आज की क्लास में इसमें 15 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो अब इन क्वेश्चन को हम करते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि जो भी कुछ हमने पढ़ा है ये समझ में आया है हमको या नहीं आया है। तो इस हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी लगे, लेकिन क्लास में अंत तक बने रहिए, इससे आपका अच्छा ये चैप्टर तैयार होने वाला। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों का संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो हमने अभी ऊपर पढ़ा भी था कि अवंती, गांधार और मगध, इन 3 राज्यों से बुद्ध का संबंध था। उन्होंने इन तीनों राज्यों में क्या किया था? अपनी यात्रा की थी। वे यहाँ पर गए थे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें कि है आपका अवंती, गांधार और मगध। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित था? तो तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। अभी ऊपर पढ़ा है ये। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो सिकंदर ने जब भारत पर हमला किया था, उत्तर भारत में कौन था? नंद वंश का शासन था। और राजा कौन था? महापद्मनंद का पुत्र घनानंद था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में सिकंदर की सफलता निम्नलिखित कारणों में से हुई थी। अब हम कूट देखेंगे इसमें कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये सही बात है। उसकी फौज बेहतर थी। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। हाँ, सहायता मिली थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और चौथा, वह अच्छा प्रशासक था, ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में थे? तो प्रसिद्ध वैद्य जो थे जीवक, ये थे बिंबसार के दरबार में। और बिंबसार बौद्ध का समकालीन था, महात्मा बुद्ध का समकालीन था। इन्होंने बेलवन दान दिया था किसको? बौद्धों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? तो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ शिशुनाग के समय में। शिशुनाग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो नंद राजा के आदेश से नहर कहाँ पर खोदी गई थी? कलिंग में खोदी गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये एक ऐसा अभिलेख प्राप्त होता है। अब हमें ये सुमेलित करना है, राजधानी से मिलाना है। राजधानियों से क्वेश्चन बनते हैं। तो कुरु की राजधानी कौन सी है? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है।
पांचाल की राजधानी क्या है? पांचाल की अहिच्छत्र हो जाएगी। वत्स की राजधानी हो जाएगी आपकी कौशाम्बी और कौशल की साकेत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित मगध राजवंशों को क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो पहला हो जाएगा आपको, ये जो राजा हैं, राजा को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। सबसे पहले जिसका राज्य स्थापित हुआ है उनको बताना है। तो मगध पर सबसे पहले कौन सा वंश की स्थापना हुई थी? हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। तो 4 नंबर पहले नंबर पे आ जाएगा हर्यक वंश। और दूसरा जो वंश था मगध पर वो था शिशुनाग वंश, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। फिर तीसरा वंश आया नंद वंश, तो 4 के बाद 1 हो जाएगा। उसके बाद आएगा मौर्य वंश और फिर शुंग वंश। ठीक है, ऐसे आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? तो हमने अभी ये पीछे पढ़ा था कि अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके बैठा था राजगद्दी पर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन भी अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन से वंश का राजा था? ये कमेंट सेक्शन में बताओ, थ्योरी में भी हम पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है मिलिंद। मिलिंद जो है कुषाण वंश का राजा था और ये तीनों के समसामयिक नहीं था। बिंबिसार, गौतम बुद्ध दोनों समकालीन थे, हम पढ़ चुके हैं। प्रसेनजीत भी समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के जो आहत सिक्के कहलाते थे, किसके होते थे? चांदी के होते थे। ये हमने अभी पीछे पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या करना है? सुमेलित करना है। तो चंड प्रघोत जो है कहाँ के राजा थे? अवंती के। उदयन वत्स, अजातशत्रु मगध हो जाएगा और प्रसेनजीत कौशल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है? तो जो भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र जो है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है ये। यूनानी आक्रमण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, असत्य पूछ रहा है, सत्य नहीं पूछ रहा है। तो इसको अंडरलाइन कर लो पहले ही क्वेश्चन को। जब भी कोई कथन असत्य या कोई भी बात असत्य पूछे उसको आप सर्कल कर लीजिए या फिर उसको अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे कि सत्य वाला ना दो, वो गलत कर देता है। तो हम देखेंगे पहला जो कूट है, देखते हैं पहला पॉइंट क्या दे रखा है। प्रथम यूनानी आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक अंभी था। ये सही बात है, तक्षशिला का शासक अंभी था। वितास्ता के युद्ध को हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, जो पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर, इसे हाइडेस्पीस या वितास्ता के युद्ध के नाम से ही जाना जाता है। तो ये दोनों सही हैं, दैट मीन्स ये दोनों सही हैं, मतलब दोनों असत्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, दोनों ही सत्य हैं। तो ये 15 क्वेश्चंस हो गए, हमारी थ्योरी भी कंप्लीट हुई है। महाजनपद काल इस तरीके से हमने कंप्लीट किया है। आप लोगों को ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इस तरह से हमने महाजनपद काल की थ्योरी और क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस और थ्योरी सभी कुछ अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।